वेलकम टू बाइंड एडुटेक। इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट फेज में पहुंच चुके थे। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। 2 सप्ताह का जर्नी करने के बाद, 2 वीक्स जर्नी के बाद तिशानी दोषी वापस आ रही थी, तो एक मेमोरेबल, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, एपिफेनी, जो छोटा मोमेंट था बट मोस्ट मेमोरेबल था, वो डिस्कस कर रही थी। मैं आपको बता रहा था कि आइस का बड़ा सा शीट ओशियन में फ्लोट कर रहा था। उस शीट का थिकनेस 1 मीटर का था, 1 मीटर थिकनेस। एंड उस शीट का जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था, 1 किलोमीटर ऑफ रेडियस अप्रॉक्सीमेटली। और वो फ्लोट कर रहा था। उस आइस के शीट में जाके उनका जहाज फंस गया इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस। थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस का मतलब आइस का टुकड़ा, बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड। अब यहां पर 2 आइलैंड्स का नाम भी दे दिया कि ये घटना जहां हुआ था वहां पर 2 आइलैंड्स थे, उसके बीच में ये घटना हुआ था। तो 2 आइलैंड्स का भी नाम आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट या उनके जहाज फंसने वाला जो मोमेंट था ये किन 2 आइलैंड्स के बीच में हुआ था। तो यहां है पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड। इन दोनों आइलैंड्स के बीच में इनका जहाज एक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस में फंस गया, थिकनेस 1 मीटर, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। आगे ये लोग नहीं बढ़ पा रहे थे। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो लोग वहां से वापस, मतलब कि लौटेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे करके वो लोग वापस लौटेंगे और नॉर्थ की तरफ से निकलेंगे। ये डिसीजन लिया शिप के कैप्टन ने। ये भी आपसे पूछ सकता है कि शिप के कैप्टन ने शिप फंसे होने के बाद क्या डिसीजन लिया था। तो डिसीजन लिया था कि यहां से रिटर्न होकर के शिप को मोड़ करके और नॉर्थ की तरफ जाना है। बट बिफोर वी डिड दैट, लेकिन इससे पहले कि शिप को मोड़ा जाता और वहां से रिटर्न होकर के नॉर्थ की तरफ जाता, उससे पहले we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. ये तिशानी दोषी लिखती हैं कि हम सभी लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हम लोग जहाज से, शिप से, एकेडमिक सुकैल्स्की नाम के शिप से सीढ़ी लगा करके नीचे उतर जाएं उस आइस शीट के ऊपर, और उस आइस शीट के ऊपर हम लोग घूमे फिरे। ये उन लोगों को ऑर्डर दिया गया, ये उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया। कैप्टन जहाज को निकाल करके नॉर्थ की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि जहाज को निकाला जाता, उन लोगों को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया, सभी लोगों को जो वहां थे उस जहाज पे घूमने, टूरिस्ट लोग, जो भी लोग थे, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे, साइंटिस्ट्स लोग भी थे, तो उन लोगों को बोला गया कि आप लोग अगर ओशियन पे चलने का मजा लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एंजॉय टू वॉक ऑन द ओशियन, तो यही मौका है। वो लोग सीढ़ी लगा करके, लैडर्स लगा करके वो लोग नीचे उतरे। लैडर्स के लिए यहां वर्ड यूज किया है गैंग प्लैंक, क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक। जो शिप से लैडर जो नीचे लगता है उसको गैंग प्लैंक बोला जाता है, तो ये वर्ड भी याद रखना। और वो लोग नीचे उतर गए और वॉक ऑन द ओशियन, और वो लोग ओशियन के ऊपर चलने लगे। ओशियन के ऊपर चलने लगे मतलब ओशियन के ऊपर जो बर्फ का टुकड़ा था फ्लोट कर रहा, उस बर्फ के टुकड़े के ऊपर चलने लगे, जिसका थिकनेस 1 मीटर था और वो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था बर्फ का टुकड़ा। So there we were all 52 of us. यहां पे आपको पता चला कि कितने लोग थे उस शिप में, 52 of us. 52 of us kitted out in Gore-Tex and glares
किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स का मतलब है कि उतरने से पहले सभी लोगों ने अपना अपना जो एक स्पेशली डिजाइन ड्रेस होता है ऐसे कंडीशंस में सस्टेन करने के लिए, जिस तरह से एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं स्पेशल ड्रेसेस होते हैं, वैसे उन लोगों के लिए भी स्पेशल ड्रेसेस बने हुए थे। उनको बोला है किटेड आउट इन गोर टेक्स एंड ग्लेयर्स। चमड़े के बने हुए होते हैं, लेदर के बने हुए होते हैं, वो सब पहन करके वो लोग नीचे उतरे और जो आइस शीट था उस पर टहलने लगे। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। लिखती हैं कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे कंप्लीट वाइट चीज है और उस पर वो लोग वॉक कर रहे हैं, उसके नीचे समुद्र है और वो वाइट चीज का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, स्प्रेड आउट फॉर एवर मतलब काफी दूर दूर तक स्प्रेड आउट है, फैला हुआ है। अंडरनीथ आवर फीट, अंडरनीथ मतलब नीचे और फीट का मतलब पैर, उनके पैरों के नीचे, आवर फीट, अंडरनीथ आवर फीट, उनके पैरों के नीचे वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। यहां से बताए 1 मीटर मोटा था वो आइस का टुकड़ा, मीटर थिक आइस पैक। एंड अंडरनीथ दैट, और उस आइस के लेयर के नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उस 1 मीटर मोटे आइस के लेयर के नीचे 180 मीटर गहरा लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था। लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर का मतलब ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन। लिविंग और ब्रीदिंग क्यों लिखा है? सॉल्ट वाटर तो इसलिए क्योंकि सॉल्टी होता है, और लिविंग एंड ब्रीदिंग क्योंकि उस वाटर के अंदर भी एक पूरा का पूरा संसार बसा हुआ रहता है, उसके अंदर भी प्लांट्स रहते हैं, उसके अंदर भी एनिमल्स रहते हैं। उस वाटर के अंदर एक अलग वर्ल्ड है, तो उसको लिविंग एंड ब्रीदिंग वर्ल्ड बोला है सॉल्ट वाटर, ओशियन को। उनके पैरों के नीचे 1 मीटर थिक आइस था और उस 1 मीटर थिक आइस के नीचे 180 मीटर गहरा समुद्र था। लिविंग एंड ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, तो 180 मीटर याद रखना और 1 मीटर याद रखना। इन द पेरीफेरी crab eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes। पेरीफेरी वर्ड है, पेरीफेरी का मतलब हुआ कि वो जो आइस शीट था, जो बहुत लंबा चौड़ा आइस शीट था, उस आइस शीट में ही थोड़ी दूर पर जो एकदम बॉर्डर वाला जगह था, आइस शीट काफी लंबा चौड़ा था, 1 किलोमीटर मैंने बोला रेडियस में, तो बहुत दूर उसी आइस शीट पर उन लोगों को दिखाई पड़ा कि कुछ क्रैब ईटर सील्स हैं। सील एक तरह का मैरीन एनिमल है जो कि आइसी वाटर में रहता है। क्रैब ईटर सील उसका एक कैटेगरी हो गया। तो वो सील्स जो थे वो क्या कर रहे थे? वो सनिंग कर रहे थे, मतलब कि धूप का आनंद ले रहे थे, सन का आनंद ले रहे थे, सन बात कर रहे थे वो। और किस चीज पर लेट करके सन बात कर रहे थे? आइस पर लेट करके, स्ट्रेचिंग मतलब लेट करके सन बात कर रहे थे। सनिंग का मतलब सन बात कर रहे थे आइस के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वहां पे जो थिक स्ट्रेच ऑफ आइस था, वहां कौन से मैरीन एनिमल्स दिखते हैं और वो क्या कर रहे थे? तो क्रैब ईटर सील्स दिखते हैं वहां, जो स्ट्रेच कर रहे थे मतलब लेटे हुए थे, और सनिंग कर रहे थे मतलब सन बाथ ले रहे थे। और किस चीज पर? आइस फ्लोज का मतलब हुआ आइस शीट के ऊपर। तो आप सोचिए कि नीचे आइस है और ऊपर सन है, और आप आइस शीट पर लेट करके वो सन का मजा ले रहे थे। उनको ऐसा करते हुए देख करके लेखिका को अपने तरफ का, मतलब लेखिका मद्रास से बिलोंग करती हैं, चेन्नई से, तो लेखिका को कुछ और अपने तरफ का कुछ याद आया, एक सीन, वो सीन यहां शेयर की हैं। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियान ट्री। जैसे लेखिका याद करती है
कि हम लोगों के घर के तरफ जो बनियान ट्री होते हैं, बरगद के जो पेड़ होते हैं, उसके शेड के नीचे, छांव के नीचे गर्मी के दिनों में स्ट्रे डॉग्स, मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं, वो स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते, वो बनियान ट्री के शेड में आराम से लेट करके और एंजॉय करते हैं समर टाइम में। ठीक उसी तरह से वहां आइस के शीट पे इन लोगों को दिखा कि कुछ क्रैब ईटर सील्स हैं जो आइस पर लेट करके और सन बाथ का मजा ले रहे थे, सनिंग का मजा ले रहे थे, वो धूप का आनंद ले रहे थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। तो ये दो घटनाएं, दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करती हैं लेखिका। एक तो जो वहां देखती है आइस शीट पर सील्स जो हैं वो धूप का मजा ले रहे हैं, और दूसरा जो लेखिका के घर के तरफ होता है जब गर्मी के दिन में बनियान ट्री के नीचे स्ट्रे डॉग्स लेट करके और छांव का मजा लेते हैं, उसको बोली है रिविलेशन। ये वर्ड याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये वर्ड से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये इंसिडेंट से जुड़ा हुआ कोई ऑप्शन चुनना पड़ेगा आंसर में। अब लेखिका वापस रिटर्न हो रही थी जो इस समय ये घटना हुआ, और इसी घटने को लेखिका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बोलती है। एपिफेनी वर्ड, जिसका मतलब है मोस्ट मेमोरेबल शॉर्ट मोमेंट। उसके बाद ये वापस आ रही है, वापस पहुंच गई, तो जिन जिन चीजों को क्रॉस करके वापस गई थी, वहां से मद्रास से अंटार्कटिका तक जिन जिन चीजों को क्रॉस करके गई थी, उन्हीं चीजों को क्रॉस करके वापस भी आएगी। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो उसमें बताया गया था कि क्या क्या क्रॉस करके गई थी। 9633 के इक्वेशन में बताए थे 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड 3 इकोस्फीयर। यहां रिपीट हुआ है, देखो वो वापस आई तो वही सब चीज क्रॉस करके वापस आई। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर्स लेटर, ये वापस आ गई। I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. ये जब इतना सब पार करके वापस आ गई तो वापस आकर के तिशानी दोषी को आश्चर्य हो रहा था। वंडरिंग वर्ड है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वापस आकर के किस बात का आश्चर्य हो रहा था तिशानी दोषी को। तो ये लाइन है, ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट। वो ये सोच करके आश्चर्यचकित हो रही थी कि हमारे प्लैनेट पे कितने अच्छे तरीके से ब्यूटी को बैलेंस किया गया है। जो चीज जितने अमाउंट में चाहिए वो है। हमारा प्लैनेट एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे ही प्लैनेट पे लाइफ सस्टेन कर सकता है। अभी तक सिर्फ हमारा प्लैनेट है जहां पे जीवन संभव है। तो वो बोलती है कि ये ब्यूटी ऑफ बैलेंस जो है उसको सोच करके सरप्राइज कर रही है, कि वापस आने के बाद पूछेगा कि क्या सोच करके सरप्राइज कर रही थी, तो ब्यूटी ऑफ बैलेंस के बारे में, अपने प्लैनेट के ब्यूटी ऑफ बैलेंस के बारे में सोच करके सरप्राइज कर रही थी। फिर उसके मन में भी कुछ क्वेश्चंस अराइज कर रहे थे। वापस आने के बाद कुछ क्वेश्चंस अराइज कर रहे थे तिशानी दोषी के मन में। कुछ क्वेश्चंस हैं यहां जो ब्लू से हाईलाइटेड है। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। पहला क्वेश्चन अराइज करता है उनके मन में कि कैसा होगा, क्या होगा जब, अगर, क्या होगा अगर एंटार्क्टिका फिर से गर्म प्लेस हो जाए, वार्म प्लेस हो जाए, जैसा वो पहले कभी हुआ करता था। कब हुआ करता था? जब गोंडवाना का हिस्सा था। तो उस समय एंटार्क्टिका भी काफी वार्म प्लेस था। अब लेखिका सोच रही है, क्वेश्चन इसके मन में आ रहा है कि क्या होगा अगर फिर से एंटार्क्टिका पहले जैसा गर्म हो जाए, वार्म प्लेस हो जाए, क्या होगा? निश्चित है कि डिस्ट्रक्शन होगा, हमारा प्लैनेट का अंत हो जाएगा अगर फिर से गर्म हो गया ये एंटार्क्टिका। विल वी बी अराउंड टू सी इट?
क्या हम लोग जीवित रहेंगे ये देखने के लिए कि एंटार्क्टिका फिर से गर्म हो गया, उसके बाद क्या हम लोग जीवित रहेंगे देखने के लिए? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वुली राइनोज, या हम लोग भी डायनासोर्स, मैमथ्स और वुली राइनोज के जैसे एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे तब तक? क्वेश्चन इनके मन में अराइज हो रहा है कि क्या होगा अगर एंटार्क्टिका फिर से वार्म हो जाए? आंसर इज वेरी सिंपल, डिस्ट्रक्शन होगा पूरे प्लैनेट का, एंड हो जाएगा। फिर लिखती हैं कि क्या हम लोग रहेंगे, ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे ये देखने के लिए? नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमन बीइंग्स भी डायनासोर्स जैसे प्रजाति के तरह विलुप्त हो जाएंगे। और यहां डायनासोर्स के समय पाए जाने वाले दो और एनिमल्स के बारे में है, एंशिएंट एनिमल्स हैं, उनके नाम भी याद रख लो, मैमथ्स एंड वुली राइनोज। मैमथ्स जो हैं वो एलिफेंट जैसे होते थे बट साइज में 10 टाइम्स ज्यादा, और जो वुली राइनोज लिखा है वो वुली राइनोज राइनोसॉर्स को बोलते हैं। जो राइनोसॉर्स हम लोग आज देखते हैं पानी में, वुली राइनोज जो आइसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे स्नो होता है, स्नोफॉल होता है, तो उससे बचने के लिए ना उनका वुल होता है ऊपर कवर किया हुआ, वो वुली राइनोज पहले पाए जाते थे। एंशिएंट एनिमल्स हैं, जैसे डायनासोर है उसी के समय का एनिमल्स हैं मैमथ्स और वुली राइनोज। तो बोलती हैं, लेखिका पूछ रही है कि क्या हम लोग ये देखने के लिए जीवित रह पाएंगे कि फिर से एंटार्क्टिका उतना ही वार्म प्लेस बन गया जैसा कभी हुआ करता था गोंडवाना में जब था तब, या हम लोग भी डायनासोर्स के जैसे, मैमथ्स के जैसे और वुली राइनोज के जैसे एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, मतलब विलुप्त हो चुके होंगे? एंड आंसर शुड बी कि हम लोग भी उनके जैसे विलुप्त हो चुके होंगे अगर ऐसा हुआ तो। अगर एंटार्क्टिका का सारा आइस पिघल गया, एंटार्क्टिका फिर से गर्म हो गया और एंटार्क्टिका का आइस पिघल गया, तो वो इस पृथ्वी का अंत होगा, वो एंड ऑफ द अर्थ होगा, और हम लोग का भी उसके साथ अंत होगा, और हम लोग भी डायनासोर्स जैसे प्रजाति अब नहीं पाए जाते, तो हम लोग भी उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स जैसे प्रजाति जो हैं वो भी नहीं पाए जाएंगे। अगर एंटार्क्टिका को नुकसान पहुंचा तो हमारा प्लैनेट भी फिनिश, हम लोग भी फिनिश। हु इज टू से, लेखिका बोलती है कौन बता सकता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा या कब होगा? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विथ अ बंच ऑफ टीनेजर्स, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कितने समय का वो जर्नी था और किनके साथ वो बिताई थी। तो 2 वीक का जर्नी पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, और बंच ऑफ टीनेजर्स मतलब हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, बंच मतलब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को बंच ऑफ टीनेजर्स यहां पर लिखा गया है। तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ वो 2 सप्ताह बिताई। Who still have the idealism to save the world, यहां पे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात लिखी गई है कि जो टीनेजर्स हैं, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनमें अभी भी अपने प्लैनेट को बचाने का आइडियलिज्म बचा हुआ है। ऐसा लेखिका को फील हुआ जब वो 2 सप्ताह उनके साथ इस ट्रिप पर, इस जर्नी पे बिताई। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2 सप्ताह टीनेजर्स के साथ बिताने के बाद लेखिका को क्या रियलाइज हुआ? तो ये रियलाइज हुआ कि टीनेजर्स में अभी भी अपने प्लैनेट को बचाने का आइडियलिज्म जीवित है। अभी भी टीनेजर्स को अगर सही तरीका, सही जगह ले जाकर के समझाया जाए तो वो अपने प्लैनेट को बचाने के प्रति फिक्रमंद हो सकते हैं। अगर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इस समय सही शिक्षा दी जाए और उनको ये इस तरह का जर्नी कराया जाए
तो वो भी ये रियलाइज कर पाएंगे कि जो हम लोग बुक्स में और अपने कॉपीज और आंसर्स में ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस लिखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स लिखते हैं और मार्क्स पाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इससे कहीं बड़ा खतरा है, ये तब रियलाइज होगा जब उन्हीं हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका का जर्नी करा करके उनके सामने आइस को पिघलता हुआ और टूट करके गिरता हुआ जब वो देखेंगे, देन दे विल रियलाइज कि जो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ते हैं, जो बुक्स में पढ़ते हैं, वो कितना सीरियस मैटर है। तो टीनेजर्स के बारे में एक अच्छी बात रिकॉग्नाइज किया उन्होंने, एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि टीनेजर्स में अभी भी अपने वर्ल्ड को बचाने का आइडियलिज्म बाकी है, ये उनको लगा। ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। लास्ट सेंटेंस है ये तिशानी दोशी का। तिशानी दोशी लिखती हैं कि टीनेजर्स के साथ, बंच ऑफ टीनेजर्स के साथ 2 वीक बिताने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि इन टीनेजर्स में अभी भी अपने प्लैनेट को बचाने का आइडियलिज्म बचा हुआ है। और वो लिखती हैं कि वो इतना ही बोल सकती हैं, ऑल आई कैन से, मतलब आई तिशानी दोशी हैं, ऑल आई कैन से, वो इतना ही बोल सकती हैं कि मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हुआ है हमारे प्लैनेट के साथ। मिलियन ईयर्स में जो बीते हुए लाखों साल हैं, करोड़ों साल हैं, उसमें बहुत कुछ हुआ है हमारे प्लैनेट के साथ। लेकिन अगर सभी लोग मिल करके, सभी ह्यूमन बीइंग्स मिल करके एक दिन भी अपने प्लैनेट के लिए कोई अच्छा काम करें, तो एक दिन में भी इस प्लैनेट में बड़ा डिफरेंस देखा जा सकता है, बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है अगर सभी लोग मिल करके एक दिन भी कोशिश करें। तो एक दिन में भी हम लोग कोई बड़ा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और अपने प्लैनेट के बिगड़ते हुए हेल्थ को हम लोग सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके पॉल्यूशन लेवल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इस स्टेटमेंट के साथ तिशानी दोशी ने ये चैप्टर फिनिश किया है कि इन लोगों के साथ 2 वीक बिताने के बाद तिशानी दोशी को ये रियलाइज होता है कि मिलियन ईयर्स में हमारे प्लैनेट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन अगर सभी लोग मिल करके एक दिन भी इस प्लैनेट के लिए कुछ अच्छा करने का सोचे, तो एक दिन में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाया जा सकता है। और टीनेजर्स में ये अपने प्लैनेट को बचाने का जो सोच है वो अभी बचा हुआ है। ये सेंटेंस के साथ, एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ये चैप्टर फिनिश किया है तिशानी दोशी ने। ये चैप्टर जब भी लिखा गया था, पहले ही लिखा गया होगा, आज से लगभग 10 साल एटलीस्ट पहले ये चैप्टर लिखा गया होगा। उस समय ये चैप्टर जितना रिलेवेंट था, उससे कहीं ज्यादा रिलेवेंट आज ये चैप्टर है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिकली ये चैप्टर क्लास 12th में इसलिए दिया गया क्योंकि क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के कैटेगरी में आते हैं, वो भी अपने टीन एज में होते हैं। अब सभी टीनेजर्स को और सभी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका ले जा करके और वहां खड़ा करके इन चीजों को दिखलाना ये पॉसिबल तो नहीं है प्रैक्टिकली। तो इस तरह के चैप्टर्स के थ्रू जो ये देख के आ चुकी हैं, जो एक्सपीरियंस उनको वहां मिला, उसको चैप्टर के थ्रू पूरी दुनिया के टीनेजर्स तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सभी टीनेजर्स में अपने प्लैनेट के प्रति एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूस हो, एक
रिस्पेक्ट जनरेट हो अपने प्लैनेट के प्रति। और ये चैप्टर जो क्लास 12th का है, इसी से रिलेटेड एक चैप्टर क्लास 11th में भी दिया गया है, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट। 2 चैप्टर्स हैं, 11th में भी एक, 12th में भी एक, और दोनों चैप्टर्स प्लैनेट के ऊपर ही, बिगड़ते हुए कंडीशंस के ऊपर ही बेस्ड हैं। और ये दोनों चैप्टर्स से यही कोशिश किया गया है कि जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स, जो हाई स्कूल हुआ, जो टीनेजर्स हैं, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ें कि उनके प्लैनेट का क्या कंडीशन है, और अपने प्लैनेट के कंडीशन को इंप्रूव करने का कोई डिसीजन लें। और अगर सब कोई छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी देंगे तो हमारे प्लैनेट के हेल्थ को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। और याद रखना है कि इस प्लैनेट से हम लोग हैं, हम लोग से ये प्लैनेट नहीं है। मतलब दिस प्लैनेट, प्लैनेट अर्थ इज आवर ओनली होम। ये प्लैनेट हमारा एकमात्र घर है। अगर ये घर डिस्ट्रॉय हो गया देन वी विल बी होमलेस। तो हम लोग बेघर हो जाएंगे, और बेघर होने का मतलब है कि हम लोग के पूरे प्रजाति का अंत हो जाएगा। तो इतना जरूरी है इस प्लैनेट को बचाना, और ये टीनेजर्स पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, क्योंकि वही फ्यूचर जनरेशन के पॉलिसी मेकर्स हैं। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।